अनकट हफ्ते की शुरुआत आज ऐसी खबर से जो यूं तो इस प्रदेश में पहली खबर नहीं है, लेकिन इसको जानना सभी लोगों के लिए जरूरी है, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, पुलिस हो या फिर इस प्रदेश की सम्मानित जनता। यह खबर इस प्रदेश की जनता को यह बताएगी कि इस प्रदेश के नेताओं से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, क्योंकि दोस्ती में कब आपके साथ धोखा इस प्रदेश के नेता कर दें कोई नहीं बता सकता। दरअसल उत्तराखंड में सत्ता तो बीजेपी की चल रही है, लेकिन दबंगई के कारनामे कांग्रेस नेताओं के सुनने को मिल रहे हैं। तो क्या सच में कुछ कांग्रेस नेता इतने दबंग बन गए हैं कि उनको कानून का कोई डर ही नहीं? सवाल यही है कि क्या कुछ नेताओं के ऐसे कार्यों में शामिल होने से पूरी कांग्रेस पार्टी की छवि प्रदेश में खराब नहीं हो रही? जब ऐसे विवाद जनता के सामने आते हैं तो क्या इस तरह के विवाद ही उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर करने का बड़ा कारण नहीं बन रहे हैं? मंगलौर और बद्रीनाथ को छोड़ दें तो कांग्रेस प्रदेश में 8 साल से चुनाव में हार का सामना कर रही है। कुछ ऐसे ही विवाद कांग्रेस की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। आज हम जिस विवाद की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के कारनामे जनता के सामने जरूर लेकर आएंगे। मामला उत्तराखंड के कुमाऊं की रामनगर विधानसभा से जुड़ा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के एक नेता ने दबंगई करके एक व्यापारी की करोड़ों की संपत्ति कब्जा ली है, या कहें कि कब्जा करने की कोशिश में है। लाख कोशिश करने के बाद भी संपत्ति का असली स्वामी अपनी संपत्ति से कब्जा हटा नहीं पा रहे। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं वो दरअसल रामनगर के एक व्यापारी के पास लीज पर है, और वही हाल ही में यह लीज समाप्त भी हो चुकी है। पर अगर सच यही है तो भी किसी राजनीतिक नेता को किसी की भी जमीन पर कब्जा करने का हक तो नहीं मिल जाता, बल्कि ये तो उससे भी बड़ा और गंभीर सवाल पैदा कर देता है कि सरकार की नाक के नीचे ही दबंगई से सरकारी जमीन पर ही कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। खैर, अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं और संगठन को क्या इस घटना की जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी है तो फिर कोई इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा? या फिर कब्जा करने वाले कांग्रेस नेता इतने दबंग हैं कि उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं पा रहा? पार्टी में कोई भी नेता या पार्टी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो इस सबको रोकने के लिए आगे आता। इससे तो यही संदेश साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस के इस नेता को पार्टी का भी साथ है। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस पार्टी ही संदेह के घेरे में आती है। ये संदेह तब और गहरा जाता है जब उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े और प्रभावशाली नेता भी दबंगई में व्यापारी के साथ न खड़े हो अपने ही साथी के पक्ष लेने के लिए जमघट लगा देते हैं, बिना सच की तह में जाए बगैर। उन बड़े नेताओं में जिनका नाम शुमार है वो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और खुद हरीश रावत के समय में सुपर सीएम की पदवी प्राप्त रंजीत रावत। और कानों में रुई दबाकर और आंखों पर काली पट्टी बांधकर चुप बैठे हैं कद्दावर माने जाने वाले हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, अपने आप को शेरे गढ़वाल कहते न थकने वाले हरक सिंह रावत, और तेजी से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया आयाम तय करने वाले तेज तर्रार नेता गणेश गोदयाल। सबके सब चुप हैं। अब मामला क्या है वो ध्यान से समझने की जरूरत है। दरअसल एक व्यवसायी से 2017 के विधानसभा चुनाव में रानीखेत रोड स्थित एक बड़े गोदाम नुमा भवन को 2017 के कांग्रेस के रामनगर विधानसभा के प्रत्याशी रंजीत रावत ने विधानसभा चुनाव में आपसी दोस्ती में चुनाव संपन्न कराने हेतु कार्यालय के रूप में चलाने के लिए लिया था। चुनाव निपट गए, पर चुनाव लड़ रहे पहलवान ने गोदाम नहीं छोड़ा। इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि इस गोदाम की कीमत 30 करोड़ के आसपास है। 2017 से आज तक यानी 7 साल तक व्यवसायी दोस्त गोदाम खाली करने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पर नेताजी ने नेतागिरी और दबंगई के दम पर व्यवसायी दोस्त को हड़का कर गोदाम खाली नहीं किया। जबकि इस दौरान भी गोदाम, जिसे कि कांग्रेस ने अपना रामनगर कार्यालय बिना व्यापारी की अनुमति के घोषित किया हुआ है, उसका बिल, फिर चाहे वो टेलीफोन का हो, बिजली का हो या फिर पानी का, सब व्यापारी के जिम्मे ही रहा और उसी को भरना भी पड़ा। अब जब व्यवसायी के सिर से पानी ऊपर हो गया तो वह अपने गोदाम में ताला लगाने खुद ही पहुंच गए। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि नेताजी के 30-40 लोग गोदाम पर पहुंच गए और कहने लगे, ये हमारे नेताजी का है, इसे हम तुम्हें देंगे नहीं।
व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे नेता का है तो इस गोदाम के कागजात दिखा दो, मैं छोड़ दूंगा। पर वो नेताजी कागजात अभी तक दिखा नहीं पाए। अब या तो कागज है नहीं या फिर नेताजी अपनी धमक में दिखा नहीं रहे हैं। इसमें एक बात और सामने आई है कि यह गोदाम सरकारी लीज पर ही व्यापारी के पास था, पर सरकारी लीज पर होने के बाद भी कोई कब्जा कर ले उस व्यापारी के गोदाम पर, ऐसा नियम कहीं कानून की किसी किताब में तो हम पढ़ नहीं सके। यह भी माना जा रहा है कि गोदाम की लीज भी अभी हाल ही में समाप्त हुई है, पर यह मामला तो पिछले 7 साल से कब्जे का है, जिस पर कांग्रेस ने जबरन अपनी मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। बावजूद इसके ये और भी ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर लीज खत्म हुई है अभी हाल ही में, तो फिर ये सारी सरकारी जमीन हुई। मतलब दबंग कांग्रेस नेताओं ने सरकारी जमीन पर ही बिना वैधानिक अनुमति के अपना कार्यालय खोल दिया है। फिलहाल कब्जे को लेकर ड्रामा जारी है। सोचिए, ये हाल तो विपक्ष में रहकर कांग्रेस नेता का है। अगर नेताजी खुद सरकार में होते तो क्या होता? सोचिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन 2017 में ही रामनगर से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने वाले संजय नेगी जरूर इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। संजय नेगी एक समय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ा। संजय नेगी ने एक फेसबुक पोस्ट पर जो कुछ इस मामले पर लिखा है वो कांग्रेस के लिए काफी चिंता की बात है। संजय नेगी ने जो कुछ लिखा है उसको हम हूबहू आपको सुनाए चलते हैं। वो लिखते हैं कि रामनगर में कांग्रेस हमेशा से ही जनता के मुद्दों के लिए हमेशा खड़ी होती रही थी, लेकिन कुछ ऐसे तत्वों ने इस बीच कांग्रेस में जगह बना ली जिन्होंने कांग्रेस की पूरी विचारधारा की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक ऐसे कांग्रेसी जिसने कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े होकर व्यापारी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का घृणित कृत्य किया है, वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्षेत्र की जनता हमें जिताती है ताकि हम उनकी और उनकी संपत्ति की रक्षा गुंडा तत्वों से करें और उनकी आवाज को बुलंद करें। पर अगर वही नेता अपनी ही क्षेत्र की जनता की गाड़ी कमाई से बनाई हुई संपत्ति पर कब्जा कर ले तो वो कहां जाएं? कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक ने अपने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने जिस मित्र से कुछ समय के लिए चुनावी कार्यालय खोलने के लिए उसकी जगह ली, आज उसी नेता ने उस जगह पर कब्जा कर लिया, वो भी गैर कानूनी तरीके से गुंडागर्दी करते हुए। और ऐसे में जब उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को व्यापारी के समर्थन में खड़े होकर व्यापारी की मदद करनी चाहिए थी, वो खुद गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई उसी जमीन पर जाकर उस व्यापारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये वही व्यापारी है जिसने कांग्रेस को हमेशा मजबूत करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया है। मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस से प्रभावित रहा और इसी वजह से मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कांग्रेस में हमेशा से ही गुंडा तत्वों से लोगों की संपत्ति को पीड़ित को दिलवाने का काम किया गया है, ना कि लोगों की संपत्ति को कब्जाने का। मगर आज के कांग्रेस के हालात देखकर मैं निराश भी हूं और अचंभित भी। कांग्रेस की विचारधारा को अब देवभूमि उत्तराखंड में इन जैसे कुछ स्वघोषित नेता अपनी बपौती समझने लगे हैं। मेरा उत्तराखंड से दिल से जुड़े वरिष्ठ नेताओं करण महाराज जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी से अनुरोध है कि रामनगर के लोगों के साथ जो अन्याय आपके ही कांग्रेस के नेता लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं उसको रोक लें। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि उस व्यापारी को न्याय दिलवाएं, नहीं तो ये पब्लिक है, सब जानती है और सारा हिसाब किताब चुनावों में चुकता कर देती है। तो देखा आपने कांग्रेस के पूर्व में कार्यकर्ता रहे संजय नेगी क्या आरोप लगा रहे हैं। सवाल यही उठता है कि क्या आप कांग्रेस के नेता कुछ बोलेंगे या फिर अपने दबंग नेता के आगे घुटने टेक देंगे। सवाल यह भी कि प्रशासन ने भी आज तक पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या प्रशासन पर भी कोई दबाव है या फिर कोई ऐसी मिलीभगत। सवाल यह भी कि क्या पूरे प्रदेश में अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम चलाने वाले पुष्कर सिंह धामी इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे। आखिरकार चिंता का विषय यह भी है कि मुख्यमंत्री धामी जिस जीरो टॉलरेंस की बात करते आ रहे हैं वो इस मामले में इतने गंभीर मामले को लेकर टॉलरेट क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। आखिर धामी किसके दबाव में हैं जिनको एक पीड़ित की आवाज सुनाई दे नहीं रही। उत्तराखंड में जमीन विवाद के कई मामले इस कारण भी सामने आते हैं क्योंकि उत्तराखंड में लगभग 64 वर्षों से भूमि बंदोबस्त हुआ नहीं है। बहुत पुराने अभिलेखों के कारण भूमि की खरीद और बिक्री में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है।
पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर गोल खातों में ही भूमि बंदोबस्त चल रहा है। भूमि कब्जे का इस तरह का मामला ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेताओं का ही सामने आया है, बल्कि भाजपा के लोग भी ऐसे कई मामलों को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। एकदम धृतराष्ट्र की माफिक आंखों पर काली पट्टी बांध लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, रानीखेत के कोसी कटारमाल में 1988 में राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान स्थापित किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की इस स्वायत्त संस्थान का उद्देश्य हिमालयी समाज, पर्यावरण, जैव विविधता, ग्लेशियर, जल संसाधन आदि विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करना है, ताकि विज्ञानियों की शोध रिपोर्ट के आधार पर हिमालयी प्रदेशों के हित में केंद्र तथा संबंधित राज्यों की सरकार को संरक्षण की ठोस नीति बनाने में मदद मिल सके। मगर हिमालय बचाने के नित नए शोध अनुसंधान करने वाले संस्थान की ही 20 नाली यानी 6 एकड़ भूमि भूमाफियाओं के अवैध कब्जों से करहा रही है। देश के हिमालयी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में सत्ता पक्ष जहां चुप्पी साधे है, वहीं खास बात यह है कि सांसद अजय टम्टा संस्थान की समिति के सदस्य हैं। दूसरा, संस्थान का क्षेत्र सोमेश्वर विधानसभा में है, जहां से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विधायक हैं। मतलब एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं और दूसरी राज्य सरकार में, फिर भी शांति है। दोनों दलों की चाल देखिए, यहां सत्ता पक्ष चुप है तो इस मामले में हल्ला मचाने वाले कांग्रेसी अपने नेता के कब्जे की बात पर चुप बैठ जाते हैं, पर चुनावी बातों में ऐसे दम भरते हैं जैसे 24 घंटे में ही राम राज्य स्थापित कर देंगे, बस एक बार जितवा दो। है ना कमाल की बात। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्द में छुपा है। लेकिन अभी हाल ही में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर शायद वो केदारनाथ में अपने श्रीमुख से कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। इससे ये साफ है कि अब उनका फोकस पूरी तरह से केदारनाथ उपचुनाव पर लगा हुआ है। 2 चुनाव हार जाने के बाद ये एक अहम चुनाव उनके लिए साबित होने वाला है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। केदारनाथ विधानसभा में आगामी उपचुनाव में जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस में सर्वे शुरू हो गया है। इसके बाद पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक भी विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाएंगे, जो प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों व कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। कांग्रेस में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में टिकट के दावेदारों में पूर्व विधायक मनोज रावत, जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह सजवाण, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष शशि सेमवाल के नाम की चर्चाएं हैं। हालांकि इसमें सबसे मजबूत नाम अभी तक मनोज रावत का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्थानीय होने के साथ वो पहले इस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, विधायक रहते हुए सबसे पहले नेता भी वही हैं जिन्होंने सदन में भू कानून का मुद्दा उठाया था। हालांकि तब उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई थी, लेकिन वर्तमान समय में यही मुद्दा इस प्रदेश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों की हार जीत इस समय प्रत्याशी चयन पर ही निर्भर करेगी। भाजपा 2 हार के बाद सतर्क है, तो कांग्रेस के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी या नहीं। अब कांग्रेस एकजुट रहेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसी बीच केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे की धमक है। समीक्षा, रणनीति दोनों ही बनी होंगी और अमली जामा भी पहनाया जाएगा उन पर। इस दौरान नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई की समीक्षा भी यकीनन होगी या हुई होगी। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य भी है, लेकिन इन सब के अलावा हम उम्मीद करेंगे कि वो गृह मंत्री होने के नाते उत्तराखंड की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पर भी कुछ तो एक्शन लेंगे ही। साथ ही भाजपा के स्थानीय नेताओं के लगातार महिलाओं से दुराचार पर भी कुछ जरूर बोलेंगे, क्योंकि गृह मंत्री होने के नाते उनसे ये उम्मीद तो की ही जा सकती है। अब उम्मीद से याद आया कि उम्मीद तो भाजपा नेताओं ने इस बात की भी नहीं की होगी कि एक दिन जनता उनके पद का लिहाज किए बिना ही खरी खोटी सुनाकर चली जाएगी और माननीय चुप किनारे खड़े होकर सुनने को मजबूर। समय समय पर हमारे राजनेता कुछ ऐसा काम करते रहे हैं जिससे जनता अब परेशान होने लगी है और अब जनता का सब्र धीरे धीरे टूटने लगा है। नतीजा, अब हमारे नेता सबके सामने जनता की भली बुरी इस बात का सामना कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा की सदस्यता लेने वाली माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण के राजनीतिक जीवन का ऐसा पहला वीडियो सामने आया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी।
सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए सरकार के क्या इंतजामात हैं, ये इस वीडियो में देखा सुना जा सकता है। हालांकि मौके से बाकी नेताओं की तरह भागकर अपना बचाव करने के बजाय सर झुकाकर खड़े होकर उन्होंने ये तो एहसास करा ही दिया कि गलती तो हमसे हुई है। ये सिर्फ कोटद्वार ही नहीं, उत्तराखंड के लोग इस बात को जानते हैं कि रितु खंडूरी के पति भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं। रितु खंडूरी के पिता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भाई मनीष खंडूरी कांग्रेस पार्टी से पौड़ी लोकसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं। चाचा विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो भाई सौरभ बहुगुणा उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं। वो तो टिहरी के लोगों ने वोट नहीं दिया, नहीं तो दूसरे भाई साकेत बहुगुणा भी सांसद हो जाते। अब अगर ऐसे प्रतिष्ठित परिवार की सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष जैसे सम्मानित पद पर विराजमान हो, वो भी तब जब वो महिला हो, जब उनके सामने जनता का ऐसा गुस्सा फूट सकता है, तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रदेश के अंदर लोगों में सुस्त व्यवस्था के खिलाफ कितना गुस्सा होगा। वीडियो देखिए जरा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात की पोल खोलता यह वीडियो बता रहा है कि इस प्रदेश में वीआईपी और वीवीआईपी लोग कैसे प्रोटोकॉल में जी रहे हैं और आम उत्तराखंडी की क्या हालत है। अभी कुछ दिन पहले जब उत्तराखंड के विधायकों के वेतन भत्ते 1 लाख बढ़ाए गए और विधायकों को इलाज के लिए विदेश जाने का इंतजाम विधानसभा में पास कराया गया, तब इन अभागे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या इन्हें इसलिए विधायक बनाया कि ये सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता करें। अपने लिए इलाज का वीवीआईपी इंतजाम और जिन्होंने वोट देकर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद बनाया, वो आज तड़प रहे हैं। पता नहीं कब तक उत्तराखंड के अभागे मतदाता नेताजी को वोट देकर वीआईपी और वीवीआईपी बनाते रहेंगे और बदले में दुर्घटना होने पर इलाज के लिए तड़पते रहेंगे। उम्मीद है सीएम और बहुत सारे सीएम इन वेटिंग प्रदेश के लोगों के लिए सोचेंगे जरूर। वैसे स्वास्थ्य सेवाओं का रोना रोना उत्तराखंड में कोई नया नहीं है। एक तरफ सरकार आदि कैलाश तक बुजुर्गों को पहुंचाने में व्यस्त है, देहरादून से अल्मोड़ा तक हेली सेवा शुरू करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ इसी प्रदेश की महिलाओं को इलाज के लिए 80 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। चमोली जनपद की महिलाओं का स्वास्थ्य पूरी तरह से राम भरोसे है। गोपेश्वर हो चाहे ज्योतिर्मठ या नंदानगर, यहां की महिलाओं को इलाज के लिए 82 किलोमीटर दूर बेस अस्पताल श्रीनगर यानी श्रीकोट पहुंचना पड़ता है। जिला अस्पताल में प्रसव के लिए महिलाएं आती तो हैं, लेकिन महिला रोग विशेषज्ञ न होने के कारण उन्हें ऐन मौके पर रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ का पद लंबे समय से रिक्त चल रहा है। ऐसे में ना तो यहां प्रसव कराना सुरक्षित है और ना ही बच्चों का सही उपचार हो पाता है। ऐसे में उत्तराखंड की सो कॉल्ड स्वास्थ्य सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने वाले स्वास्थ्य मंत्री, ऐप से बादलों को किनारे फेंकने वाले धन सिंह रावत जी का नाम एक सलाम तो बनता ही है। इन सब कारणों से इस प्रदेश की जनता का भरोसा अपने नेताओं से कम होता जा रहा है। युवाओं का भरोसा पहले ही इस प्रदेश के राजनीतिक दल खो चुके हैं। पेपर लीक, नौकरियों में धांधली जैसी बातें युवाओं का सरकारों के प्रति मोह भंग कर चुकी हैं। अब यही खबर देख लीजिए। एक तरफ सरकार इस प्रदेश के युवाओं को विदेश में नौकरी लगाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ यहीं के पोस्ट ऑफिसों में हरियाणा और पंजाब के युवा काम कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि डाकघरों में काम कर रहे ये बाहरी प्रदेशों के युवा हिंदी तक सही से नहीं बोल पाते। गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी तो क्या ही समझ बोल पाएंगे। सरकार को समझना होगा कि इस प्रदेश का युवा विदेश जाने से अधिक अपने ही प्रदेश में काम करना चाहता है, लेकिन जब अपने प्रदेश में ऐसा होगा तो फिर अपना पेट पालने उसको इस प्रदेश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, जिससे पलायन बढ़ेगा ही। रोक पाना असंभव सा ही होगा। वैसे इन सबसे इतर स्थिति तो पहाड़ों की भी दिन प्रतिदिन खराब होती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के थाना क्षेत्र थराली में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न तथा अश्लील वीडियो वायरल को लेकर जनपद भर से आए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल एक युवक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के चलते क्षेत्रवासियों में आक्रोश था। इस मौके पर
थराली में स्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों के अतिरिक्त सभी बाहरी क्षेत्र से पहुंचे लोगों को 1 सप्ताह के अंदर नगर खाली करने, वार्ड नंबर 3 में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने तथा अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। दरअसल मामला जून माह का है। नाबालिग के साथ थराली बाजार में सैलून का काम करने वाले दिलबर खान पुत्र सलीम खान उम्र 25 साल द्वारा दुष्कर्म किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया, लेकिन जब दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ तो स्वजनों द्वारा 8 अक्टूबर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की तहरीर दर्ज कराई गई। तहरीर दर्ज होने के बाद पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में इस समय भारी रोष है। एक अन्य घटना में पिथौरागढ़ की एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने मुजफ्फरनगर के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए लापता बालिका का अविलंब पता लगाने के निर्देश दिए गए थे। उप निरीक्षक मीनाक्षी मंडराल ने बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। बालिका और माता पिता से हुई पूछताछ में पता चला कि बालिका को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला 21 वर्षीय मोहम्मद कैफ बहला फुसाकर अपने साथ ले गया था। एक और घटना में हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में यासीन नाम के युवक ने हिंदू युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। युवती ने उसकी बात नहीं मानी तो यासीन मोबाइल पर मैसेज भेजकर धमकी देने लगा। गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों ने आरोपित की दुकान पर पहुंचकर हंगामा किया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक अन्य घटना में मसूरी में बर्तन में थूक कर चाय बनाकर पर्यटकों को पिलाने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों आरोपी युवक समुदाय विशेष के हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही देहरादून की इनामुल्ला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टोरेंट में रोटी बना रहे कारीगर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह रोटी बनाते समय उसमें थूक लगाता दिख रहा था। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने रेस्टोरेंट एहतियातन बंद करा दिया। कुल मिलाकर इस प्रदेश की हर ओर से भयावह होती स्थिति के लिए हमारे प्रदेश की सरकारें और यहाँ के नेता, उनकी पॉलिसी ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। यही कारण है कि राजनेताओं की लोकप्रियता भी लगातार सवालों के घेरे में है। बहरहाल चलते चलते भूमि कब्जाधारियों को लेकर एक संदेश के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल तक चोरी ना हो। भूमाफियाओं की तो ना हिम्मत है और ना औकात। बस पुलिस के हाथ बंधे हैं और कानून की आंखों पर काली पट्टी है। इस हफ्ते इस शो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।